हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने अभी तक देखिए हमने एटॉमिक मॉडल्स कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल को कंप्लीट कर दिया है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने देख लिया है विथ इंटेंसिटी एंड फोटो करंट के साथ। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में इतना कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, और वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरह से उसका इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एनर्जी का लॉस नहीं करता। उस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नया एटॉमिक मॉडल आता है, और वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल से। और हमारा जो टॉपिक है आज का, लिखिए जल्दी से। देखिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, देखिए समझिए स्टूडेंट, ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल हम स्टडी करने वाले हैं आज, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होगा कि देखिए, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की, बताइए ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब भी यही हुआ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं हीलियम के लिए, तो बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके वैलेंस शेल में ऑब्वियसली बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हीलियम के लिए हमें एप्लीकेबल बनाना है तो हमें हीलियम प्लस आयन लेना पड़ेगा। जो बताइए हीलियम प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं बात करूं Li2+ की, तो देखिए ये भी क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। तो ओवरऑल मतलब ये हुआ कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, इट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर, यहां पर और करके यहां पर लिख लीजिए, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। क्यों है ऐसा, ये भी हम आगे चल के समझेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल को। और यहां पर हमें पहले सीखना क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, बोहर ने क्या क्या था कि एटॉमिक जो मॉडल है, एटम का जो मॉडल है, उसके ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है कि इसने कुछ स्टेटमेंट दिए, फिर बाद में जाके उस स्टेटमेंट को प्रूव किया इसने, वो होते हैं पोस्टुलेट्स। तो हमें उन्हीं पोस्टुलेट्स से स्टार्ट करना है, उनकी ही स्टडी करनी है। तो टॉपिक डालिए आपका postulates of बोहर एटॉमिक मॉडल। तो पोस्टुलेट्स क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट्स देखिए, लिख रहा हूं मैं वन बाय वन और सारे पोस्टुलेट्स आपको समझाता जाता हूं। पहला पोस्टुलेट्स क्या बोला था बोहर ने कि एटम कंटेन्स अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, एटम कंटेन equal number of, atom contains equal number of protons and electrons, and therefore atom is neutral। ठीक है,
क्या बोला बोहर ने? बोहर ने अपने मॉडल के लिए बोला कि जो एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिख दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन से ये इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास होते हैं, जिसकी वजह से एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। याद कीजिए रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड ने यही लाइन बोली थी कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और उसी चीज को बोहर ने भी बोला कि एक एटम के पास, उसके अंदर, एटम के अंदर इक्वल नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से देखिए अगर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है एक एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर है। चलिए बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट्स की। तो देखिए फिर बोहर ने यह बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in circular path of constant radius electrons revolve around the nucleus in circular path of constant radius are known as orbits और शेल्स। क्या बोला बोहर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट्स में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। कांस्टेंट रेडियस, जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। बहुत खास चीज है ये, जो रेडियस होगी, इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ये रेडियस क्या रहेगी? इसकी कांस्टेंट रहेगी। एंड इन्हें जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, इन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया इसने? ऑर्बिट या फिर शेल्स। तो देखिए ध्यान रखिए, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? इन्हें हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इन्हें हम शेल्स भी बोल सकते हैं, इन्हें हम एनर्जी शेल्स भी बोल सकते हैं और एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए, ध्यान रखना, ठीक है। इन्हें ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, शेल्स भी बोल सकते हो, एनर्जी शेल्स भी बोल सकते हो और एनर्जी लेवल्स भी आप बोल सकते हो। 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा सब कुछ ध्यान, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स की। 2 पोस्टुलेट्स क्लियर हुए, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोला बोहर ने कि द सेंट्रीपिटल फोर्स required for circular motion of an electron, the centripetal force required of an electron is provided by the electrostatics force of attraction between nucleus and electron। ध्यान से समझिए इस पोस्टुलेट को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यह सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर एटम के अंदर कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? समझिए, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जब हम एक थ्रेड के थ्रू यहां पर हमने एक पत्थर बांध दिया और इस पत्थर को हम जब घुमाते हैं, बांधकर जब घुमाते हैं, तो ये पत्थर किस तरह से मूव करता है? इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है। आप अगर नोटिस करते हो कि जब ये पत्थर को आप घुमाते हो बहुत तेजी से, तो ना ये पत्थर यहां से
इस सर्कुलर पाथ से छूट के बाहर जाता है और ना ही यहां से ये अंदर आता है। ये पत्थर इस फिक्स रेडियस पे क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। आपने नोटिस किया होगा, नहीं नोटिस किया तो आज जाके घर पे ट्राई करना। आप क्या करना, एक पत्थर थ्रेड के थ्रू एक पत्थर बांधना, उसे जोर से घुमाना। जब आप घुमाओगे तब नोटिस करोगे ना तो वो पत्थर बाहर चला जाएगा और ना ही वो अंदर आएगा, वो उसी पर्टिकुलर पाथ पे क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा जब तक आप उसे घुमाओगे। तो ये जो पत्थर है, स्टोन है, इसको घुमाने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, सॉरी ना तो ये स्टोन बाहर जा रहा है ना ही अंदर आ रहा है, इसी फोर्स को क्या कहते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर एक एटम के अंदर भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो हमने देखा था कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है, ये इसी कांस्टेंट पाथ पर रिवॉल्व करता रहता है। तो इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहां पर इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, इसे थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, यहां पर जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है हमें। कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से हमें क्या प्रोवाइड होता है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। समझिए ध्यान से, किस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड कांस्टेंट पाथ में रिवॉल्व करने के लिए, जिसकी वजह से ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाए ना ही अंदर आए, उसके लिए फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, एक और चीज, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वापस बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, mv स्क्वायर अपॉन आर। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो हमने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए दो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है किसी r डिस्टेंस पर, ये चार्ज है q1 और ये चार्ज है q2। दो चार्ज पार्टिकल किसी r डिस्टेंस पर अगर प्रेजेंट है, ये दोनों चार्ज सिमिलर भी हो सकते हैं और ऑपोजिट भी हो सकते हैं। तो इन दोनों चार्ज के पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा कि दो चार्ज पार्टिकल को जो दोनों चार्ज पार्टिकल है तो सिमिलर है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। तो इन्हें आपने r डिस्टेंस पर अगर पुट किया है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपन r स्क्वायर। k यहां पर कांस्टेंट है, q1 q2 दोनों चार्ज है और r स्क्वायर क्या है, इनकी रेडियस। अब एक और चीज, इसको यहां पर अप्लाई करो, मुझे बताइए Q1 और Q2 चार्ज, मतलब कि एक फिक्स डिस्टेंस r डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे हुए ना, यहां पर देखिए r डिस्टेंस हो गए, r डिस्टेंस पे आपने दो चार्ज रखे हुए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर कौन आपका इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ध्यान से, मुझे बताइए कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना है। मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, मेरे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, z है। कितने हैं, z। मुझे ये पता है कि जो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का चार्ज कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो बताओ z प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, z इंटू ई। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है e। तो देखिए एक Q1 चार्ज हो गया z इंटू ई, यहां पर वैल्यू पुट कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, F इज इक्वल टू k z इंटू ई। Q1 की वैल्यू कितनी होगी, z इंटू ई। Q2 की वैल्यू कितनी होगी, e अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से बन गया k z e स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, दोनों वैल्यू को उठाओ और यहां पर पुट करो। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जो कितना होता है, k z e स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हुई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आता है। चलिए एक बार इतना सा नोट कीजिए आप, फिर मैं इसे रफ करके आगे के पोस्टुलेट्स लिखता हूं।
चलिए नोट कर लिया आपने, तो देखिए इसे रफ करते हैं और आगे मूव करते हैं। चलिए अब देखिए, अब बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट्स की। तो देखिए फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या था। हाँ जी, तो देखिए फोर्थ पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। अब क्या बोला था बोहर ने? बोहर ने ये बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। बोहर ने बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ है एक इलेक्ट्रॉन के पास रिवॉल्व करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पे रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एक बार एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। अच्छा चलिए समझते हैं इसको धीरे धीरे। क्या बोला बोहर ने कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ है, न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ की हर पाथ पे रिवॉल्व नहीं करेगा, वो सिर्फ उसी पाथ पे रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, h अपॉन 2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो देखो ध्यान से एंगुलर मोमेंटम समझते हैं हम। ये टर्म आप फिजिक्स में समझते हो, लेकिन फिर भी यहां पर मैं बता रहा हूं एंगुलर मोमेंटम। एक होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है कि एक स्ट्रेट पाथ पर कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है m मास का, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो मास इंटू v होगा। क्या होगा v, मतलब कि वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। लेकिन जब एंगुलर पाथ पे क्या बात, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, मतलब कि एक सर्कुलर पाथ पे बात कर रहा है, ये कहां बात कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पर बात कर रहा है। इस सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस है r। इस सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो पार्टिकल क्या होता है, किसी ना किसी एंगल के थ्रू रिवॉल्व करता है। देखिए यहां पर एक एंगल है, जब ये पार्टिकल यहां पर आ गया तो देखिए अभी भी इसके पास क्या है, एक एंगल है, तो एक फिक्स एंगल से क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, एक फिक्स एंगल से रिवॉल्व करता है, तो उसे क्या कहते हो, एंगुलर मोमेंटम। कि एक एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मतलब कि mvr। अब क्या बोला बोहर ने? बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ है रिवॉल्व करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पे रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का क्या हो, एक इंटीग्रल मल्टीपल हो। अच्छा, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये जो वैल्यू है h अपॉन 2 पाई भी हो सकती है, 2h अपॉन 2 पाई भी हो सकती है, 3h अपॉन 2 पाई भी हो सकती है, 4h अपॉन 2 पाई भी हो सकती है, 6h अपॉन 2 पाई हो सकती है, 10h अपॉन 2 पाई हो सकती है। इन शॉर्ट ये nh अपॉन 2 पाई होगी, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो बोहर ने ही बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पाथ पे रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल वैल्यू की इस n की वैल्यू होल नंबर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ये कभी भी आधा नहीं होगा, कभी भी 1.5 नहीं होगा, कभी भी 3.5 नहीं होगा, ये फिक्स एक इंटीजर वैल्यू होगी। देखिए 3 2 1 एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट। बोहर ने ये बोला, फोर्थ पोस्टुलेट में क्या बोला बोहर ने, यहां पर लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू बोहर, there is infinite possible path, possible orbit। अच्छा, इस तरह से लिखते हैं इसको,
एक मिनट, इसके लैंग्वेज थोड़ी चेंज करते हैं। आउट ऑफ द infinite possible orbit, electron can only be present in those orbit in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन से उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाए, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इट मींस कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो nh अपॉन 2 पाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जहां पर n की वैल्यू, n क्या होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ शेल्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और n 1 2 3 इनफाइनाइट तक हो सकता है। अगर मैं अब बोलूं कि n की वैल्यू 1 है, इट मींस कि ये फर्स्ट शेल की बात कर रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, k शेल बोलते हैं। अगर मैं यहां n की वैल्यू 2 लिखता हूं, मतलब कि ये सेकेंड शेल की बात कर रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, l शेल कहते हैं। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 बोल रहा है मतलब m शेल, n की वैल्यू 4 बोल रहा है मतलब कि n शेल की बात कर रहा है। क्लियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। दो इक्वेशन हमने तैयार करी है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा। ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन बोहर एटॉमिक मॉडल की बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां से हम किसी भी एटम के लिए उसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में भी प्रेजेंट है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं और फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, तो देखिए अब बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की। फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है, क्या है फिफ्थ पोस्टुलेट्स? फिफ्थ पोस्टुलेट्स बहुत अच्छा है, देखिए समझिए क्या कहता है ये पोस्टुलेट्स। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus revolve around the nucleus, it neither loses or gain or neither loses energy or nor gain energy, and therefore the orbits are known as stationary orbits। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते टाइम पे ना तो ये एनर्जी लॉस करता है और ना ही एनर्जी गेन करता है। ये जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट को क्या बोलते हो आप? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब यही होता है कि ऐसी ऑर्बिट, दोज ऑर्बिट विच कैन नॉट, जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। वो ऑर्बिट जिनकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ये फिक्स पाथ पर, फिक्स एनर्जी के पाथ पर, फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो ना तो वो एनर्जी गेन करेगा ना ही वो एनर्जी लॉस करेगा। याद कीजिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को, कि वहां पर मैक्सवेल ने ये बोला था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी का लॉस करता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो ये एनर्जी का लॉस करते करते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बोला था? वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसी ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल आया। इसने ये बोल दिया सीधा कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना ही एनर्जी लॉस करेगा। वो एक ऐसे पाथ पर रिवॉल्व करेगा, एक ऐसे ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अगर इसकी एनर्जी फिक्स हो चुकी है तो बताइए जब ये रिवॉल्व करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी? ऑब्वियसली बात नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी फिक्स्ड है। तो ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा ना ही वो एनर्जी लॉस करेगा। क्लियर है? तो यहां पर मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगी और इस तरह से इसका जो मॉडल है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? सॉरी, सिक्स्थ पोस्टुलेट है। अब देखिए यहां पर सिक्स पोस्टुलेट को समझने की जरूरत है कि आपके पास यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। सर्कल में नहीं बनाया मैंने, स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब क्या बोला बोहर ने कि जब वो एक पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तब तो एनर्जी गेन नहीं करेगा और ना ही एनर्जी लॉस करेगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, देखिए ये लोअर एनर्जी लेवल है, क्यों? क्योंकि देखिए यह एन क्या है? 1 है। ये n2 मतलब कि यह हायर लेवल हो गया, थर्ड शेल फोर्स, मतलब कि लेवल बढ़ रहे हैं, एनर्जी लेवल्स की लेवल बढ़ रहे हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, कैसे जंप करेगा? कि यहां पर मान लीजिए कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, उसको आपने कुछ एनर्जी दी। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड की गई, लैम्बडा इसकी वेवलेंथ है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड की गई, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है। जरूरी नहीं कि वो 4 में ही जाए, वो 3 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है। जितनी एनर्जी के उसके अकॉर्डिंग वो जंप करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, आप खुद एनर्जी जब देते हो, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहां चला जाता है? लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। और ये जो एनर्जी या फिर एक और चीज होती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में गया तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड तक स्टेबल होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक स्टेबल रह सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जिस एनर्जी को गेन करके ये यहां पर पहुंचा है उसी एनर्जी को क्या करेगा? लॉस करेगा। अब जब वो लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन से एनर्जी लेवल में भेजना है ये तो हमारे हाथ में है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी का लॉस करके नीचे आएगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन की मर्जी, चाहे तो 3 पाए, चाहे वो 2 पाए, चाहे वो 1 पाए। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन 4th से वापस कहां आ गया? 2 आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन जब वापस लोअर एनर्जी लेवल्स में आएगा तब ये क्या करेगा? एनर्जी का लॉस करेगा, एनर्जी इमिट करेगा या फिर एनर्जी लॉस करेगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से जब हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है कितनी एनर्जी गेन करेगा? तो ये इस एनर्जी गैप के बिटवीन, ये जो दोनों एनर्जी लेवल्स है, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बिटवीन जितना गैप है, जितना एनर्जी गैप है, उतनी ही एनर्जी गेन करेगा। मतलब कि मैं वो बोलूं कि जो डेल्टा ई, जो एनर्जी ये गेन करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगी? एनर्जी गैप बिटवीन E4 माइनस E1। ध्यान से समझिएगा, वापस बात कर रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है
इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा, इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ में गया है तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो भी एनर्जी गैप होगा, मतलब कि क्या हो गया, E4 माइनस E1, वो इस एनर्जी के बराबर होगा। इतनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब यहां से मैं क्या बता सकता हूं, यहां से मैं ये बता सकता हूं, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है Sc अपॉन लेमड़ा। ये एनर्जी कौन सी है, जब इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल्स में भेजना है, मतलब कि ये कौन सी एनर्जी है, एब्जॉर्ब एनर्जी है। तो यहां पर जो लैम्बडा होगा वो भी कौन सा होगा, लैम्बडा एब्जॉर्ब होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो ये एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। ये जो एनर्जी इमिट करेगा कितनी होगी, वो मान लीजिए कि E4 माइनस E2, क्योंकि यहां से यहां तक आया ना 2 तक, तो इतना एनर्जी गैप के बाद वो एनर्जी लॉस करेगा। तो ये जो एनर्जी है ये कौन सी है, ये एनर्जी है इमिट, इमिट करने वाली एनर्जी जो इमिट हो रही है, जिस एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई इमिट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, Sc अपॉन लेमड़ा, और ये लेमड़ा कौन सा होगा, लेमड़ा इमिशन। जिस वेवलेंथ की यहां पर इसने एनर्जी इमिट की है उसको ये शो करेगा। एक बार याद रखिएगा कि आपको कलर दिखते ना, दो तरह से दिखते कलर। हमें जैसे ये कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कलर जो दिख रहे हैं, इनको कलर को देखने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हमें कलर दिखते हैं। एक तो क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे सनलाइट आके गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होती है हमारी आईज में और वापस सब्सटेंस के ऊपर वापस आती है, ठीक है, लाइट। तो एक तो ये तरीका रिफ्लेक्शन का। एक लाइट दिखने का है, मतलब कलर दिखने का एक तरीका क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी ना किसी रेडिएशन को इमिट कर रहा है, और वो जो इमिशन हो रहा है रेडिएशन का, अगर वो उसकी वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में है तो हमें कलर शो होता है। ध्यान से समझिएगा, कलर शो होने के दो तरीके होते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन वाला तरीका है जिससे हमें कलर शो होता है, और दूसरा क्या है कि ये ऑब्जेक्ट खुद कुछ ना कुछ वेवलेंथ क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, और जो वेवलेंथ ये इमिट कर रहा है, अगर उसकी वेवलेंथ, जो रेडिएशन ये इमिट कर रहा है उसकी अगर वेवलेंथ विजिबल रीजन में है तो ऑब्वियसली बात है हमें कलर शो होगा। हम जो भी देख पाते हैं विजिबल रीजन वाली कलर देखते ना। तो इस ये तरीका होता है कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में आएगा तो ये किसी ना किसी रेडिएशन को इमिट करेगा। अगर उस रेडिएशन की एनर्जी या फिर वेवलेंथ विजिबल रेंज में है तो हमें कलर शो होता है। बहुत बहुत ध्यान रखना ये बात। तो 6 पोस्टुलेट्स क्या कहता है बोहर का, देखिए थ्योरी लिखते हैं इसकी। एक और चीज ये जो N1 है इसे ग्राउंड लेवल भी बोलते हो, क्या बोलते हो आप, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलते हो, या फिर और क्या बोल सकते हो इसे, बोहर एनर्जी लेवल, या फिर एनर्जी शेल्स बोल सकते हो आप, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अभी जो 6 पोस्टुलेट में हमने जो बात की उसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो जल्दी से देखिए थ्योरी क्या होगी इसकी। When an electron jumps from lower energy shells to higher energy shells, it absorbs energy, or when it falls back from higher energy levels to lower energy level, it emit the energy, and the energy absorbs or emits by an electron is equal to energy gap between एनर्जी शेल्स। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा
तो वो एनर्जी को गेन करेगा, जब वो हायर से लोअर में आएगा तब एनर्जी को इमिट करेगा। कितनी एनर्जी गेन करेगा, कितनी एनर्जी इमिट करेगा, ये किससे पता चलेगा? इस एनर्जी गैप के इक्वल होगा वो, ठीक है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक बार एनर्जी गैप पता चल गया तो जिस वेवलेंथ की उसने लाइट एब्जॉर्ब की है वो भी बता सकते हैं, और जिस वेवलेंथ की उसने लाइट इमिट की है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे आगे अब बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लिया, इससे आगे जो इसके फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।